वेरी गुड। देखिए हम लोग परसेंटेज के मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, और अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बताइए मेरे दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर 15। करुणा और अनीता ने 434 और 336 मार्क्स लेके एग्जामिनेशन में, अगर करुणा के 62% मार्क्स आए हैं तो आपसे पूछा अदिति के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। सवाल ये है, करुणा के नंबर आए हैं 434, अदिति के 336। अब करुणा के जो हैं 62%, करुणा के नंबर 434 आए, सवाल में 434 मार्क्स जो हैं वो 62% के बराबर है 62% के। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। तो आपसे पूछा अदिति के जो नंबर आए 336, ये कितने परसेंट के बराबर हैं। तो आप बताओ मेरे दोस्तों, 31 से जा रहा है, दोनों तरफ जाने चाहिए, 31 से कम 31 मेरे दोस्तों कितना बचेगा यहां से, 31 से कम 31 कितना बचेगा। तो आपका जवाब होगा सर 12 बचेगा, 31 चौका 124, तो 14 का मतलब हो जाएगा 2%। तो 14 नंबर 2% के बराबर है, क्लियर है। तो आप मुझे बताइए 336 नंबर कितने के बराबर है। तो आप बताओ कितने गुना है, 14 दूनी 28 है भाई, और 5 14 चौका 56, 24 गुना। ये भी 24 गुना हो जाना चाहिए 48%, यानी कि अदिति के जो नंबर 336 आए हैं वो 48%, और यही इसका आंसर हो जाए। बिल्कुल सरल सवाल है। बताओ। करवा भाई, 48% of total marks is required to pass examination and 80% to get a first class with distinction. A student scored 817 marks and failed by 47 marks. How many marks should he secure to get first class with distinction? बहुत ही सरल सवाल है। हम्म। 48% चाहिए पास होने के लिए, जबकि फर्स्ट क्लास के लिए चाहिए 80%। एक स्टूडेंट के 817 नंबर आए और वो 47 नंबर से फेल हो गए, यानी कि पास होने के लिए 817 प्लस 47 नंबर चाहिए थे। यानी कि दोस्त कितने नंबर, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा 24, और 24 और 40 64, यानी कि पास होने के लिए 864 नंबर चाहिए। बोलो क्या इसमें कोई परेशानी है। तो 864 जो नंबर है वो है 48% के बराबर, क्लियर। 48% की वैल्यू 864 है। आपसे पूछा है फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए मेरे दोस्तों, फर्स्ट क्लास लाने के लिए कितने नंबर चाहिए। 817 नंबर लाके 47 से फेल हो रहा है, तो पास होने के लिए 817 प्लस 47 चाहिए, 864 नंबर, क्योंकि पासिंग परसेंटेज 48, तो दिस शुड बी सेम। 48% की वैल्यू दी है और आपसे 80% की वैल्यू पूछी है। बस इतना सा सवाल है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, तो भैया 6 से जरूर जाना चाहिए। तो 8% कितना आएगा भाई, 6 से जाएगा, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 144, 8% 144 है। 80% पूछा, बस एक जीरो चुपकानी, 1440, 1440 चाहिए। ये सवाल प्रीवियस ईयर है, आसान सा सवाल है, 1440, कोई तकलीफ नहीं इसमें। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 17, कौन करेगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन बी, there are twice as many girls as boys in a class. 45% of girls and 30% of boys have submitted their consent for the outstation tour. 45% लड़कियों ने और 30% लड़कियों ने शहर के बाहर पर्यटन के लिए अपनी सहमति दी। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने अपनी सहमति नहीं दी। बहुत ही सरल सवाल है, जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए। भाई ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल्स। एक क्लास में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दुगनी है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 1:2 है। एक टूर जा रहा है जिसमें से 45% बॉयज ने और 30% गर्ल्स ने अपना कंसेंट दिया। तो कोई मुझे बताएगा कि ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट ने अपनी सहमति दी है, ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट ने अपनी सहमति दी। तो यहां बहुत आसान डाटा है, वेटेड एवरेज से निकल जाएगा। 45 से कम 45 और 30 दूनी 60, यानी कि 105% बटे 3, 105% हो गया ना मेरे दोस्तों। 45 से कम 45 और 60, 105% बटे 3,
यानी कि 35% ओवरऑल स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सहमति दी है। 35% राजी हैं जी टूर पे जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं वर्षा। तो आपसे पूछा कितने लोगों ने सहमति नहीं दी? हाँ? अच्छा उल्टा लिख दिया हमने। ओके ओके ओके। यदि 45% लड़के और 30% लड़के, 30% बॉयज एंड 45% गर्ल्स ये बाहर जाने के लिए राजी है, तो कितने परसेंट? 30 से कम 30 और मेरे दोस्तों 90 है। 120/3 आ जाएगा मेरे दोस्तों। 40%, 40% आ गया। 120/3 ओवरऑल 40% स्टूडेंट है जो टूर पे जाने के लिए राजी हैं। तो कितने परसेंट राजी नहीं हैं? 60% जो है वो राजी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, आप इसको कर पाएंगे आसानी से? बताइए, यदि किसी फ्रैक्शन का अंश 20% बढ़ जाता है, हर 5% घट जाता है, तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। आपसे पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? ऑप्शन आपके सामने है अभी। जैसे भाई सपोज कोई फ्रैक्शन है x/y, ये होता है ना अंश बटे हर। अब फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, जो सॉरी न्यूमरेटर है, वो 20% बढ़ जाता है, तो 120% हो जाएगा। डिनोमिनेटर 5% डिक्रीज होता है, 5% डिक्रीज कर दोगे तो 95% रह जाएगा। तो अब फ्रैक्शन इतनी हो जाएगी और नई फ्रैक्शन का मान कितना हो जाता है? 5/2, 5/2। तो आपसे ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछिए, x/y की वैल्यू आपसे पूछिए। न्यूमरेटर को आपने 20% बढ़ाया तो x का 120% हो जाएगा, डिनोमिनेटर 5% डिक्रीज हो गया। तो मेरे दोस्तों 5 से चला जाएगा मेरे दोस्त ये 24 और मेरे दोस्त ये 19, ये उधर चला जाएगा। 19×5 = 95 और 24/में 24×2 = 48। तो 95/48 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 95/48। बहुत ही आसान सवाल है ये वाला, बताइए मेरे दोस्तों। यस, ये है मेरे प्यारे भाई शानदार क्वेश्चन, शानदार पेपर का पूछा हुआ। By mistake, the reciprocal of a positive fraction got typed in place of itself, and thereby its value get reduced by 175/4%. What was the value of fraction? सबसे पहले ध्यान समझिएगा, गलती से किसी पॉजिटिव फ्रैक्शन की स्थान पे उसकी जगह उसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। रेसिप्रोकल समझते हैं अभी? एक्स का रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/x। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं 7/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? तो 3/7 होगा रेसिप्रोकल, है ना? तो एक फ्रैक्शन की जगह आपने उसका रेसिप्रोकल टाइप कर दिया गलती से, तो इसकी वजह से फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी कम होगी? 175/4% कम हो गई। तो आपसे पूछा फ्रैक्शन का मान, तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करने पर फ्रैक्शन का मान घट रहा है। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इस सवाल का केवल एक ही आंसर हो सकता है, 4/3। सेवा समाप्त। फिर गलती करने लग रहे हैं आप लोग। अरे कोई फ्रैक्शन 4/3 है, 1 से बड़ी, जब उसका उल्टा करोगे तभी तो 1 से रेसिप्रोकल करने पर 1 से छोटी हो जाएगी, तभी तो कम होगी फ्रैक्शन। अब आप 1/2 लोगे, 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये घट थोड़ा ना रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होने पर घट रही है, ठीक है भाई। ये 3/4 का उल्टा करोगे 4/3, फ्रैक्शन तो बढ़ जाएगी। सवाल को पढ़िए, सॉल्यूशन में कुछ नहीं है अभी। 1/4 का उल्टा करोगे मेरे दोस्तों तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगी 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी फ्रैक्शन की जगह जब हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो फ्रैक्शन 175/4% घट जाती है। क्लियर है? तो 4/3 को उल्टा करोगे उसी केस में घट रहा है, बाकी केस में तो बढ़ रहा है। ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है। अरे बात समझ में आ गई?
हाँ, सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सॉल्व करने का भी तरीका है आपके पास। आपने एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया मेरे दोस्तों, और इससे मेरे प्यारे भाई वैल्यू रिड्यूस्ड हो गई 175/4%। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन? समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले बताइए कि 175/4% होता कितना है? 25% होता है 1/4। ये 175% है। 175 25% 1/4, तो बटे 4 आ रहा है तो 16 हो गया। लेकिन ये 25% का 7 गुना है। 25 सत्ते 175, तो 7/16। अब जैसे ध्यान से सुनेगा, कोई फ्रैक्शन x है, कोई फ्रैक्शन x है मेरे दोस्तों। अब x का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x। कोई फ्रैक्शन x लिखनी थी, आपने गलती से 1/x लिख दी, तो जो रेसिप्रोकल वैल्यू है, उल्टा लिखने की वजह से जो रेसिप्रोकल मान है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से 175/4% कम हो गया। अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन x है, x को 7/16 कम करोगे मेरे दोस्तों, अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन x है, x को 7/16 कम करोगे तो x की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 9/16 गुना रह जाएगी। यानी कि जो रेसिप्रोकल वैल्यू है फ्रैक्शन x की, वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से 7/16 कम करनी है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन का 9/16। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो यहां से मेरे दोस्तों x एक उधर पहुंच जाएगा, x² बराबर आ जाएगा 16/9, इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया, और ये बहुत ही आसान और शानदार सा सवाल था। नेक्स्ट ये बताइएगा जल्दी से। सवाल इस प्रकार से, एक आदमी अपनी इनकम का 20% बचा रहा है। यदि उसकी इनकम 38% बढ़ती है, खर्चा 60% बढ़ता है, तो आपसे पूछा है कि उसकी सेविंग में कितने परसेंटेज की वृद्धि या कमी होगी। ये सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्तों, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। एक्सपेंडिचर और सेविंग में परसेंटेज चेंज आपको निकालना है या फिर दिया है, तो ये सवाल डेविएशन से हो जाएगा। एक आदमी अपनी इनकम का 20% बचाता है 1/5, यानी कि अगर उसकी इनकम 5 है ना, तो 1 रुपए की बचत कर रहा है, खर्चा कर रहा है 4। ये एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो है। आदमी का खर्चा 60% बढ़ गया, इनकम 38% बढ़ी। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी कि इनकम, ओवरऑल इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 38% बढ़ा। तो आपसे पूछा सेविंग में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, बताइए। तो व्हाट इज द मेरे प्यारे भाई तरीका? डेविएशन। अगर ओवरऑल 38% इंक्रीज हुआ, तो ये भी 38% होना चाहिए, ये भी 38% होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। लेकिन यहां 38% से यहां तो 60% बढ़ी है एक्सपेंडिचर, तो 22% एक्स्ट्रा, तो यहां 4 का 22% एक्स्ट्रा हो रहा है मेरे दोस्तों। यहां हम 88% मेरे प्यारे भाई लेस करवा देंगे ओवर 1/1। सेविंग 1 है ना, बटे 1, तो 38 माइनस 88 यानी कि 50%। तो सेविंग 50% डिक्रीज हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज। फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है दोस्त। सीता, अगर इनकम 38% बढ़ी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो ये भी 38% होना चाहिए, ये भी 38%, पर खर्चा तो 60% बढ़ गया, 22% एक्स्ट्रा। 4 रुपए का 22% खर्च एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो सेविंग इतनी कम हो जानी चाहिए, 88%/1। सेविंग 1 है, तो आ जाएगा -50%, यानी कि डिक्रीज होगी सेविंग 50% से। बहुत ही सरल सवाल है, कोई भी विद्यार्थी इसको कर सकता है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 21 नंबर, ये बताइएगा। कमेंट क्यों नहीं चल रहे? ये भी तो आसानी है हिमांशु, इसमें क्या दिक्कत है? 100 मान के भी कर सकते हैं। A की the income of A is 48% more than that of B, and the income of C is 50% of the combined income of A and B. By what percentage is the income of A more than the income of C? बताइए, बहुत ही आसान सवाल है, कौन करना चाहेगा?
मेरे प्यारे भाई, ये है ए और ये है बी और ये है सी। सवाल के अकॉर्डिंग ए की इनकम बी की इनकम से 48% ज्यादा है। 100 मान के भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ए की इनकम बी से 48% ज्यादा है। अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम 48% ज्यादा है। 148 है, ए की इनकम 148। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सी की जो इनकम है वो ए और बी की कंबाइंड इनकम का 50% है। भाई ए और बी की कंबाइंड इनकम कितनी होगी? 248। अब सी की जो इनकम है 248 का 50% यानी कि 248 का आधा 124। तो सी की इनकम है 124। तो आपसे पूछा ए की इनकम सी की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है। अभी तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, रेशियो आ गए यहां से। अभी क्लियर है? 4 से जा रहा है मेरे प्यारे भी, 37 और ये 31। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तो कोई परेशानी हुई नहीं। तो ए की इनकम सी से कितने परसेंट ज्यादा? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो कितनी ज्यादा है मेरे दोस्तों? ए की इनकम सी से 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अब मेरे प्यारे भी मैं सवाल को करूंगा अब ऑप्शन से। सारे ऑप्शन 20% के नजदीक है तो मैं 20% के लिए निकालूंगा। अभी मेरे दोस्तों 31 से 37 कितना ज्यादा है, बस ये निकालना है आपको परसेंटेज में। 31 का 20% कितना आएगा? 6.2। ये तो 6 है, यानी कि आंसर 20% से हल्का सा कम आना चाहिए, हल्का सा कम आना चाहिए। अभी 1% तो 0.31 हो जाएगा, 1% कम नहीं होगा। 20% से हल्का सा कम, एक ही ऑप्शन है ए। 19.4% ही आंसर हो जाएगा। 31 अगर 100% की वैल्यू है तो 20% होगा 6.2। ये 6 इंक्रीज हो रहा है यानी कि 20% से हल्का सा कम। एक ही ऑप्शन है 19.4%। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल। नेक्स्ट। एक टेस्ट मैच में एक बैट्समैन स्कोर 30% ऑफ हिज टोटल रन बाय हिटिंग सिक्स। एक खिलाड़ी ने बैट्समैन में 30% रन तो छह छह छक्के मार के बनाए। 25% टोटल रन जो है वो उसने बाउंड्री हिट करके बनाई है। एक बाउंड्री 4 रन की है। एंड रेस्ट बाई हिटिंग सिंगल एंड डबल। बाकी उसने सिंगल और डबल लिए हैं। इफ ही स्कोर 20 रन बाई हिटिंग बाउंड्रीज, अगर उसने 20 रन बनाए हैं बाउंड्री हिट करके मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ द रन्स बाय हिटिंग सिक्स वर दी रन्स बाय हिटिंग बाउंड्रीज। तो आपसे पूछा है कि जो रन उसने 6 हिट करके बनाए हैं, व्हाट द परसेंटेज ऑफ रन्स बाय हिटिंग सिक्सेस वर दी रन्स बाय हिटिंग बाउंड्रीज। वो बाउंड्री से जो रन बनाए उसका कितना परसेंट है? चलो जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। सवाल केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक्चुअली इस सवाल में कुछ है ही नहीं, केवल परिभाषा आपको लैंग्वेज की समझनी है। एक टेस्ट मैच ने एक बल्लेबाज ने अपने कुल रनों का 30% बनाया है उसने छक्के मार मार के, और कुल रनों का 25% बनाया उसने बाउंड्री क्रॉस करके यानी कि चौके लगा लगा के। सवाल में यही पूछा है छक्के लगाकर बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत चौके लगाकर बनाया गया था। अभी व्हाट परसेंटेज ऑफ रन्स बाय हिटिंग सिक्स वर दी रन्स बाय हिटिंग बाउंड्रीज। ठीक है भाई। छक्के लगाए गए रनों का कितना परसेंट है चौके लगाए गए रनों का। तो छक्के लगा के जो उसने रन बनाए मेरे दोस्तों 30% बनाए हैं। 30% में से चौके लगा के उसने कितने रन बनाए? 25%। तो ये आपको निकालनी है डायरेक्ट मेरे दोस्तों। आ गया जी 5/6। केवल आपको लैंग्वेज समझनी है। 5/6, 1/6 16.66%, 5/6 83.33%। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का आंसर है डी।
बहुत ही सरल सवाल, आसान सी लैंग्वेज इस सवाल की, हर कोई विद्यार्थी इसको कर सकता है। तो यहां पे मेरे दोस्तों डाटा की कोई जरूरत नहीं रन निकालने की, क्योंकि जो रनों का रेशियो होगा वही रनों के परसेंटेज का भी रेशियो होगा। ठीक है ना? ओके, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा ध्यान से, कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को? हाँ जी, जल्दी से करिए। बताइए जी। एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 26,000, ये 2,68,000 से बढ़ के 2010 में 37,52,000 हो गई। तो 3 सालों में कस्बे की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी? ऑप्शन आपके सामने है। तो आप रेशियो लोगे मेरे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। मैं ये कह सकता हूं, या तो सॉल्व करो कि 2680 से 3752 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा मेरे दोस्तों ये? तो पहली बात तो इस सवाल का आंसर 28% नहीं हो सकता। भाई ये 28% बढ़ेगा क्या? नहीं, 28% बढ़ाओगे तो 8 मट्टू 64 यूनिट डिजिट 4, 30% भी नहीं हो सकता, 8 यूनिट डिजिट 4। अभी 32% बढ़ाओगे तो भैया 32% बढ़ाने का मतलब 1.32 से गुणा करोगे तो यूनिट 6, ये हो ही नहीं सकता। तो एक ही आंसर है ए। 40% बढ़ाइए जनसंख्या तो 1.4 से गुणा करोगे मेरे दोस्तों, तो ही यूनिट 4 अट्ठे 32 का 2 आ रहा, यही पॉसिबल। तो ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से करेंगे, वही बेस्ट है। अभी अदरवाइज कितना परसेंटेज बढ़ा ये निकालना तो हर स्टूडेंट को आता है। ठीक है भाई, चलिए ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 30% की कमी की जाती है, फिर 27% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। तो आपसे पूछा है कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आया है उस संख्या में, करो जरा। एक संख्या में पहले 30% की कमी हुई, बहुत बढ़िया, फिर 27% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछा नेट परसेंटेज चेंज कितना आया। तो डाटा काफी सरल है, आप 100 मान के भी कर सकते हैं, या सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है वैसे कर लीजिए। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। भाई सबसे पहले इन दोनों का सक्सेसिव -30 और +20 का कितना आ जाएगा? x+y+xy/100। अभी माइनस का 10 और ये माइनस का 6, -16% आ जाएगा। भाई माइनस का 30 और प्लस के 20 का कितना आ जाएगा सक्सेसिव? -30 + 20, -30 गुणा 20/100, -10 और -6, -16% आ जाएगा। मैंने इन्हीं दोनों को क्यों कंबाइंड किया? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो रही थी, यहां से इजी हो रही है। क्लियर है? तो 27% और 16% का सक्सेसिव भी 27 - 16 तो 11 हो गया, -27 गुणा 16/100, 27 गुणा 16/100। अब 27 गुणा 16 करेंगे तो 480 से 48 कम आएगा, 432/100, 4.32। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर परसेंट, ये आएगा ना 27 और -16 का। 27 - 16
11 हो जाएगा, -27 गुणा 16/100 तो 4.32। तो अप्रोक्स आएगा मेरे दोस्तों, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो है नहीं। और ये अप्रोक्स में 4% तो नहीं आ रहा है, 7% आ रहा है, लगभग 7% इंक्रीज। 11 - 4 7। तो काफी सरलता से आपने सवाल कर दिया। ऐसे अगर आप प्रीवियस सर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको कम से भी कम 20-25 सवाल मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट डाटा के। विशालाक्षी कह रहे हैं सर एक्सप्लेन 23rd वन। विशालाक्षी, विशालाक्षी आप मुझे सीधे शब्दों में बताओ, क्या परसेंटेज 20-21 क्लास करने के बाद 30 घंटे केवल प्रतिशत पढ़ने के बाद बेसिक से, क्या आप 2680 से कोई संख्या 3752 हो गई, कितने परसेंट बढ़ी ये आपको निकालना नहीं आता? अगर ये अब भी आप नहीं सीखे तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। पोंछे लगाने के 300 रुपए घंटे मिल रहे, काला कहीं के। तो शर्म इन्होंने बेच खाई है यार, शर्म भी नहीं आती है पूछने में। अगला सवाल करो 25 नंबर। अरविंद वो सक्सेसिव नहीं पूछा है, पूछा है 2007 से 2010 तक 3 सालों में कितने परसेंट बढ़ी। घर से करके देखे आपने सवाल, रिवीजन करा तुमने? कैसे विद्यार्थी हो यार, पता नहीं। आपको परसेंटेज बढ़ाना, कितने परसेंट बढ़ाई चेक करना तक नहीं आता। यूनिट डिजिट से विशालाक्षी, यूनिट डिजिट से। 40% बढ़ाने का मतलब 140% हो गया, 1.4 गुना। 1.4 गुना करोगे, देखिए 8 चौक 32, तो ही यूनिट डिजिट 2 आएगा। 32% करोगे ना, 1.32 बढ़ाओगे, तो यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 8 दूनी 16 6 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है यूनिट डिजिट, इस तरीके से हटा देंगे। ये बताओ 25 नंबर सवाल, जल्दी जल्दी करो, इतना समय नहीं है। एक संख्या को 35% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है, फिर 15% बढ़ाया जाता है, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? एक संख्या को आपने 35% बढ़ाया, घटाया, फिर 25% बढ़ाया, और फिर 15% बढ़ाया, नेट कितना होगा? आप इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, अभी तीनों के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए दो का कंबाइन करके, मुझे ये दोनों चीजें आसान लग रही है। 25 और 15 का सक्सेसिव कितना होगा, जवाब दीजिए। 25 + 15 40, प्लस 25 गुणा 15/100, 25 गुणा 15 कितना आ जाएगा, 250, 125, 375/100, 3.75। एक्स और वाई का सक्सिव होता है x+y + xy/100%। 25 और 15 का सक्सिव निकालेंगे तो 43.75% आ जाएगा। अभी 43.75 को अप्रोक्स 44% ही लिख सकते हो, अप्रोक्स में 44%। 25 और 15 का सक्सेसिव क्लियर है, क्योंकि ऑप्शन ना काफी दूर दूर है। अब 44 और -35 का निकालेंगे, और काफी दूर दूर है, दबा के अप्रोक्सीमेशन करेंगे भाई। x+y + 44 - 35 9, और -44 गुणा 35/100। देखिए अगर 44 की 30 में भी गुणा करी जाए तो 1320 होता है, तो अगर 35 में गुणा करेंगे तो 1500, यानी कि 9 - 15 डिक्रीज होगा मेरे दोस्तों अप्रोक्स 7% के आसपास। थोड़ा सा ना दिमाग लगाना होगा आप लोग, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कैलकुलेशन ऑप्शन काफी दूर दूर है, -35 और 44 का सक्सेसिव निकालना है। ठीक है भाई, तो 44 - 35 तो 9 ही हो गया, और 44 गुणा 35 कितना हो जाएगा, अगर 44 की 30 में भी गुणा करी जाए 1320 है भाई। और ये 200, लगभग 1500 हो गया। अंधाधुंध मार लो, 1500/100 यानी कि 15, यानी कि अप्रोक्स 6-7% डिक्रीज हो रहा है, और एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी।
ठीक है भाई। किसी बच्चे को आप इसमें कोई भी कंबाइन करके निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा अगला। 26 नंबर ही बताइएगा। प्रदीप 25 और 15 का सक्सेसिव निकाला इफेक्टिवली। कंसेप्ट समझा दीजिए बेटा। सुमित कब का समझा दिया, कहां सो रहे हो तुम? पढ़ा भी है? पढ़ते लिखते हो नहीं, कंफ्यूज होते फिरते हो। अबे यार, एक बार ढंग से जाके लेक्चर देख लोगे तो क्या बुराई है। यदि नोटबुक्स की कीमत 15% बढ़ती है तो उस धनराशि से कितनी नोटबुक्स खरीदी जा सकती हैं जो 253 नोटबुक्स खरीदने के लिए पर्याप्त थी? बहुत बेहतरीन सवाल है। लैंग्वेज इसकी बहुत प्यारी है। नोटबुक्स की कीमत 15% बढ़ जाती है तो उस सेम पैसे में कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती हैं जिसमें आप 253 नोटबुक खरीद सकते थे? सभी को पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। आपको अपना खर्चा सेम रखना है, लेकिन प्राइस 15% बढ़ गया। 15% का मतलब 3/20। प्राइस 15% बढ़ गया, प्राइस 20 से 23 हो गया। अगर प्राइस 20 से 23 हो गया मेरे दोस्तों, तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा, 23:20। नहीं कि पहले अगर 23 किताबें आ रही थी, 23 नोटबुक, तो आज केवल 20 ही आएंगी। तो पहले कितनी नोटबुक खरीद पा रहे थे? 253। 23 की वैल्यू 253, कितने गुना? 23 से कम थे, 11 गुना है। तो अब कितनी नोटबुक मिलेंगे मेरे दोस्तों? ये भी 11 गुना हो जाएगा, 220। तो सेम पैसा खर्च करके आज आपको केवल 220 नोटबुक्स मिलेंगी, और पहले आपको उस प्राइस में 253 मिल जा रही थी। एक सरल सवाल है, डायरेक्ट लैंग्वेज इसकी अच्छी है। आगे करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने 27 नंबर, ये बताइएगा। हाँ जी, कौन करेगा? एक गांव की जनसंख्या हर साल 6.25% बढ़ती है। यदि गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन 4046 है, तो आपसे पूछा 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। आप मुझे बताइए, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। गांव की पॉपुलेशन हर साल 1/16 बढ़ती है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ जाएगा? 17/16। गांव की पॉपुलेशन हर साल 1/16 बढ़ रही है, यानी कि हर साल अपनी पॉपुलेशन जो है गांव की 17/16 गुना हो रही है। तो 2 साल में कितना चेंज आएगा मेरे दोस्तों? पावर 2, यानी कि 289/256। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर अभी 256 है तो 2 साल बाद 289 हो जाएगी। सवाल में दे रखा है कि प्रेजेंट 4046 है, तो 2 साल पहले कितनी थी। प्रेजेंट में अगर 4046 है करंट की, अगर प्रेजेंट में 289 है, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी रही होगी? 256। 256 की वैल्यू आपसे पूछिए, बताओ। इतना सा सवाल है और इसमें कुछ भी नहीं है। 289 की वैल्यू दी है और आपसे 256 की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों यूनिट डिजिट से करने की कोशिश। देखिए, अगर 9 से 6 जा रहा है तो आपके पास एक रास्ता हो सकता है, केवल 9 चौक 36। भाई 289 से जितनी भी बार गया हो, लेकिन एंड में 4 आना चाहिए कि 9 चौक 36, और तो कुछ आ नहीं सकता। तो यहां भी मेरे दोस्तों 4 आना चाहिए इकाई अंक पे। तो 6 चौक 24 करेंगे तो 4 इकाई अंक 4 होना चाहिए, यानी कि मतलब यही आंसर पॉसिबल है इस सवाल का, 3584। बताइए।
ये यूनिट डिजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन में। देखिए 289 से कितनी भी बार जाए, मैं 6 पे देखूंगा, 9 से 6 पे जाने के लिए ये कितनी भी बार जाए यूनिट डिजिट 4 ही होगा। 9 चौक 36 ही जाएगा, एंड में 4 ही आएगा, तभी 6 आ सकता है। ठीक है भाई, यहां पर भी मेरे दोस्तों एंड में 4 आना चाहिए, तो 6 चौक 24, आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, एक ही आंसर है, अदरवाइज आप भाग कर लेंगे। ठीक है जी, अगला सवाल बनाइएगा। 28 नंबर ये बताओ जी। ओके, अब करिए दोस्त, बहुत प्यारा सवाल आपके सामने है, इंपॉर्टेंट। अगर आपने सवाल कर दिया तो आपकी नौकरी कंफर्म। लॉजिकली आपको समझना है, मैं आपसे हमेशा से एक चीज बोलता आ रहा हूं कि अगर डाटा बहुत आसान है तो आप 100 मान के कर सकते हो, लेकिन डाटा टिपिकल हो जाए, मानने में डिफिकल्ट हो, तो जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीपल, डिनोमिनेटर का एलसीएम आप ले लीजिए, उससे कैलकुलेशन आसान रहेगी। जैसे एवरी डे ए मैंगो सेलर सेल्स हाफ ऑफ हिज स्टॉक, 10% of the stock overnight gets spoiled. If 1983 mangoes rotted over 3 nights, then how many did he start with on his first day? सवाल की पहले लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है। भाई दिन में वो ठेला लगाता है तो वो अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेच देता है। रात में जितना उसके पास स्टॉक है, स्टॉक का 10% खराब हो जाता है। रात में स्टॉक का 10% खराब हो जाता है। यदि 3 रातों में कुल 1983 आम खराब हुए हैं, तो आपसे पूछा है बताइए शुरुआत में उस आदमी के पास कितने आम थे। तो आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है 3 रातों में खराब हुए आमों पे। अब ध्यान सुनिएगा, एक तरीका आएगा आपके दिमाग में, एक्स मान के। एक्स मान के करोगे तो भैया पहले आधे आम बेचो, फिर 10% और कम करो, फिर आधे आम बेचो, फिर 10% और कम करो। मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाई, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगी। एक्स मान के तो करना ही नहीं। फिर हमने सीखा कि यार 100 मान के कर लेते। 100 मान के करोगे तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली आपको इस सवाल में करना क्या, आपको दिन में आधे स्टॉक बेच देना है, आधा है भी, फिर अगले दिन आधा बेचोगे, अगले दिन आधा बेचोगे, फिर रात को 10% स्टॉक चढ़ेगा, सड़ जाएगा। पहली रात को 1/10, दूसरी रात को 1/10 खराब होगा, तीसरी रात को 10% 1/10 खराब होगा। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कैलकुलेशन। मुझे एक ऐसा नंबर एज्यूम करना चाहिए जिसका आधा बटे 1/2 1/2 1/2 आसानी से किया जा सके, बटे 10 बटे 10 बटे 10 आसानी से किया जा सके। यानी कि मुझे मेरे प्यारे दोस्तों इन सब का मल्टीपल, मुझे इन सब का मल्टीपल एज्यूम करना होगा, यानी कि 8 और ये जो है 1000, 8000। मतलब मैंने ये मान लिया मेरे प्यारे भाई कि माना शुरुआत में उसके पास 8000 यूनिट आम थे, 8000 यूनिट। बताओ क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? 1000 नहीं हिमांशु, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका 1/2 1/2 1/2 आसानी से किया जा सके। आधा स्टॉक बेच रहा है और फिर रात में 10%, 1/10 1/10 1/10 सड़ाना है। तो यानी कि मुझे इन सब का मल्टीपल, मैंने मान लिया भाई कितना आ रहा है, 8000। इससे आपकी चाहे 100 मानो, चाहे 1000 मानो, चाहे 1 मानो, सबसे कैलकुलेशन बढ़ेगी। लेकिन अगर ये मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन कम से कम होगी। मैंने मान लिया कि शुरुआत में 8000 आम थे स्टॉक में, 8000 हुआ क्या, 8000 स्टॉक है, मार्केट में गया बेचने, दिन में आधे आम बेच दिए 4000। मैं मेरे शब्दों को सुनना, 8000 थे, 4000 आम बेच दिए, बचे कितने, 4000। 4000 आम लेके घर पे आया, रात को 10% सड़ गए। 4000 में से 10% सड़ गए, बचे कितने आम, 3600। 4000 में से 10% सड़ गए, 400 आम सड़ गए, 400 आम खराब हो गए, 400 बचे कितने, अब 3600, बचे 3600। अब 3600 लेके फिर से मार्केट में गया, आधे आम बेच दिए, 1800 आम बेच दिए, 1800 बेच दिए, 1800 बच गए। रात को 1800 आम थे, 1800 का 10%, 180 आम सड़ गए, बचे कितने, 1620। 1800 में से 180 आम सड़ जाएंगे, 180 घटाओगे तो बचेंगे कितने, 1620 आम बचे। अब 1620 आम लेके मार्केट में गया, आधे बेच दिए, 810, 810 बेच दिए और 810 बचेंगे। रात को 810 का 10%, 810 का 10%, 81 आम सड़ गए, 81। तो आप मुझे बताइए 3 रातों में टोटल कितने आम सड़े हैं, 1 8 8 16 का 6, हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6, 661 यूनिट आम 3 रातों में स्पॉइल हो गए। बेटा सुमन, मेरे शब्द को गौर से पढ़ो, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो पहले, फिर मेरे बात को सुनो। भाई जैसे एक आदमी के पास 8000 आम थे, वो अपने स्टॉक का आधा बेच देता, 8000 में से आधे बेच देगा, बचेंगे 4000। रात को घर पे आया, 4000 बचे हैं, 4000 का 10% आम सड़ गए, रात्रि में 10% खराब हो जाता है, 4000 का 10% होता है 400, 400 आम सड़ गए, बचे अब कितने, 3600। 3600 आम लेके मार्केट में जाएगा, आधे बेच देगा, 1800, बचेंगे 1800। अब 1800 का 10%, 180 आम सड़ गए, बचे अब कितने, 1620।
फिर 1620 में से आधे बेच दिए 810, आधे बच गए 810। 810 का रात को 10% सड़ गए 81। तो 3 रातों में टोटल कितने आम स्पॉइल हो गए? 661 यूनिट आम स्पॉइल हो गए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आम खराब कितने हुए? 1983। तो 661 की वैल्यू सवाल में 1983 दे रखी है। हर कोई बच्चा कह सकता है कि सर साफ साफ 3 गुना है, 3 टाइम्स है। आप बोलोगे जी सर, तो ये इंपॉर्टेंट तरीका, इससे ना तो कोई फ्रैक्शन में गया ना आपकी कोई कैलकुलेशन बढ़ी, एक की वैल्यू 3 आ गई। तो मेरे प्यारे भी शुरुआत में 8000 यूनिट आम माने थे, वो भी कितने हो जाएंगे? 3 गुना, 24,000। तो इनिशियली 24,000 आम थे विक्रेता के पास। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता। आगे चलेंगे एक और सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा भैया जी, कौन सा आएगा? 29 नंबर, ये बताइए क्या है? करो जल्दी। सर ये तो हम पहले भी बता सकते थे, 8 मैंगोज हैं उसके, तो सर 3 नाइट में उसके पास 24 सारी होंगे। अब सुखदेव तुम बिल्कुल गधा आदमी हो, एकदम गधा जिसे बोलते हैं ना। राजू's फैक्ट्री kept increasing its output by the same percentage every year. Find the percentage if it is known that his output is doubled after 2 years. सवाल में पूछा, ये बोला गया है कि राजू की जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, वो हर साल सेम प्रतिशत से बढ़ता है। आप बताइए कि किस प्रतिशत से बढ़ रहा है राजू का प्रोडक्शन अगर 2 साल में प्रोडक्शन डबल हो गया? तो दिस इज ए सक्सेसिव क्वेश्चन। अभी प्रोडक्शन डबल हो गया मतलब राजू की फैक्ट्री आज 1 रुपए का प्रोडक्शन कर रही है, तो 2 साल बाद 2 रुपए का करेगी, डबल हो गया। अभी ये 2 साल का प्रोडक्शन रेशियो, अगर आज 1 रुपए की कमाई हो रही है तो 2 साल बाद 2 रुपए की कमाई होगी। 2 साल में हुआ मेरे दोस्तों, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट लेना होगा, अंडर रूट। अभी यानी कि 1 का अंडर रूट तो 1 आ जाएगा, 2 का आ जाएगा √2। यानी कि 1 साल में मेरे दोस्तों प्रोडक्शन 1 से बढ़ के √2 हो गया। तो बढ़ा कितना है? √2 -1 इंक्रीज हुआ, √2 -1 इंक्रीज हुआ ओवर 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 100%। तो ये आ जाएगा √2 -1 इंटू 100% से बढ़ रहा है मेरे दोस्तों ईच ईयर। क्लियर है? अबे भाई राजू की फैक्ट्री का प्रोडक्शन हर साल जो है वो सेम परसेंटेज से बढ़ रहा है अभी, और 2 साल में डबल हो गया। मतलब अगर आज 1 रुपए का प्रोडक्शन है तो 1 साल में √2 गुना होगा भाई, तो हो जाएगा √2 1 साल में। फिर अगले साल फिर से √2 गुना होगा। सक्सेसिव का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होता, √2 का √2 गुना करोगे तभी तो 2 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आपको 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रखा है, 1 बार का निकालना है, तो अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट 1:√2 आ जाएगा। 1 बार का 2 साल का 1:2, 1 बार का 1 साल का 1:√2। आज अगर 1 रुपए है तो फिर 1 साल बाद √2 हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज हो गया? बढ़ा कितना? √2 -1 इंटू 100%। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, सुनते ही नहीं हो आप। चलिए आगे के सवाल की तरफ हम चलेंगे। सवाल है जी आपके सामने 30 नंबर, ही बताइए क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर? नीरज ये बताइएगा, पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसका वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है। यदि बर्फ पानी में बदलेगा तो आयतन में होने वाले प्रतिशत की कमी ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन सवाल। जब वाटर आइस में बदलता है मेरे दोस्तों, वाटर जब आइस में बदलता है तो वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है। यानी कि वाटर का अगर वॉल्यूम 100 है तो आइस का वॉल्यूम हो जाएगा 109। अभी बोला कि ये आइस जब पिघल के वाटर बनेगी तो वॉल्यूम कितना परसेंट डिक्रीज होगा? तो 109 से 100 हो जाएगा, तो वॉल्यूम 9 घटेगा बटे 109 इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर, तो 900 बटे 109 आएगा मेरे दोस्तों, 8 बार जाएगा ये। अभी 8 सही 28 बटे 109% इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन।
सरल सवाल है मेरे दोस्तों, इसकी लैंग्वेज भी आसान है। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। सवाल आपके सामने आ रहा है भैया जी, 31 नंबर, ये बताइएगा। इसको करो भाई। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी 3 नौकरी लगेंगी। आगे के सवाल बहुत बढ़िया हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास। इसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया, आप जैसे लोग इनवाइटेड नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इफ 44:4/9% ऑफ इनवाइटेड पीपल आर वेजिटेरियन, यदि बुलाए गए लोगों में से 44 सही 4/9% लोग शाकाहारी हैं तथा 60% पुरुष मांसाहारी, 60% आदमी लोग जो है, मेल लोग, वो खूब मुर्गा चबाते हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन। फाइंड द नंबर ऑफ फादर्स, फादर्स की संख्या बताइए। 20% ऑफ मेल्स हैव चिल्ड्रन, यदि 20% पुरुषों के बच्चे हैं तो आपसे पूछा है कि पिता कितने हैं पार्टी में जो लोग आए हैं। सवाल में यह दिया गया कि 920 महिलाएं मांसाहारी हैं। 920 महिलाएं मांस मच्छी का सेवन करती हैं, आपको दिया गया, करेंगे, कौन करेगा। इसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाएगा, तो विवाहित का मतलब एक स्त्री एक पुरुष, हर 2 लोगों में एक आदमी होगा, एक औरत होगा। विवाहित का मतलब होता है 1/2, हर 2 लोगों में एक मेल एक फीमेल। वैसे आजकल और कुछ भी संभव है, लेकिन टेक्निकली यही है। अच्छा मेरे दोस्तों, बुलाए गए लोगों में 44 सही 4/9%, यानी कि 4/9। 44 सही 4/9% मतलब 4/9। 4/9 लोग शाकाहारी हैं। आप बोलोगे जी सर 60% पुरुष मांसाहारी हैं, 60% का मतलब 3/5। तो मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं कि अगर आप इस सवाल को एक्स मान के करोगे तो आप जिंदगी भर केवल कैलकुलेशन ही करते रहोगे, आंसर नहीं लाओगे। तो जब भी ऐसा टिपिकल सवाल आए थे, जो फ्रैक्शन होती है ना, इन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो होते हैं, जो हर होते हैं, उनका एलसीएम मान लिया करो या उनका मल्टीपल। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए आपकी आसान करने के लिए जिसका बटे 2 भी आसानी से किया जा सके, जिसका बटे 9 भी किया जा सके, जिसका बटे 5 भी किया जा सके। तो इनका एलसीएम 2 नाम 18 पंजे 90। बात समझ में आई। यानी कि मैंने मान लिया कि पार्टी में टोटल 90 लोग आए हैं। क्या ऐसा मैं मान सकता हूं भाई? हमने मान लिया कि पार्टी में टोटल 90 लोग आए, इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, रुपया भर की परेशानी इसमें नहीं है। हमने ये मान लिया कि पार्टी में टोटल दोस्तों 90 लोग आए हैं। अब 90 लोगों में से मेल कितने हैं तो आप कहोगे सर 45, और फीमेल कितने हैं तो आप कहोगे सर वो भी 45, क्योंकि विवाहित लोग हैं। 45 मेल 45 फीमेल। इट इज क्लियर और नॉट? आप बोलोगे जी सर। मेल पॉपुलेशन का 60% जो है, जो मेल इन्वाइटेड है, उसमें से 60% नॉन वेजिटेरियन है। तो मेल 45 आए, 45 का 60% कितना होता है? 27। तो 27 जो है मेरे प्यारे भाई मेल नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन। 45 में से 27 मेल नॉन वेजिटेरियन है। आप बोलोगे जी सर। प्यारे भाई जितने लोग इन्वाइट हुए पार्टी में, उसमें से 44 सही 4/9%, यानी कि 4/9 लोग शाकाहारी हैं। तो पार्टी में टोटल 90 लोग आए, 90 का 4/9 यानी कि 40 लोग शाकाहारी हैं। अगर 40 लोग शाकाहारी हैं तो फिर मांसाहारी कितने, नॉन वेजिटेरियन कितने हैं? 50। यानी कि पार्टी में टोटल 90 लोग आए, 90 में से 40 वेजिटेरियन हैं, तो नॉन वेजिटेरियन कितने हैं? 50। टोटल 90, 90 में से 40 वेजिटेरियन, तो नॉन वेजिटेरियन है 50। 50 लोग टोटल नॉन वेजिटेरियन हैं, जिसमें से 27 मेल नॉन वेजिटेरियन हैं। तो बाकी के कौन हैं? 50 में से 27 घटाओगे तो बाकी कौन? 23 कौन है? फीमेल। यानी कि 23 महिलाएं मांसाहारी हैं, धर्मभ्रष्ट हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, आपने अच्छी बात कही। बोलिए भाई, अगर टोटल 50 लोग मांसाहारी हैं, जिसमें से 27 मेरे दोस्तों आपके पुरुष हैं, तो महिलाएं मांसाहारी कितनी हुई, फीमेल नॉन वेजिटेरियन कितनी हुई? तो आपका जवाब होगा सर जी 23। क्लियर? आप बोलोगे जी सर ये बात आपको समझ में आ गई।
जबकि सवाल के अकॉर्डिंग फीमेल नॉन वेजिटेरियन है 920। अभी 23 की वैल्यू सवाल में 920 दे रखे मेरे दोस्तों, यानी कि 40 गुना, एक की वैल्यू 40 आ गई। सवाल में पूछा कि पापा लोग कितने हैं। अगर 20% पापा बन चुके हैं, आदमी आदमी है 45, 45 टोटल मेल है, 45 का 20% कितना होता है 9, तो 9 यूनिट लोग पापा हैं। तो एक की वैल्यू 40 है, तो 9 की वैल्यू कितनी है 360। तो पार्टी में पिताओं की जो संख्या है वो 360 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 44 सही, 4/9% अतुल, 4/9 होता है। क्लियर। हाँ, इस सवाल में आपसे भी पूछ सकता था कि फीमेल वेजिटेरियन को, कि ये बैंकिंग का सवाल है, मैंने हल्का सा चेंज करके बनाए, फीमेल वेजिटेरियन और फीमेल नॉन वेजिटेरियन की संख्या का रेशियो बताओ। ये सवाल भी पूछा गया, यही पूछा गया था, फीमेल वेजिटेरियन और फीमेल नॉन वेजिटेरियन की संख्या का रेशियो बताओ। अगर टोटल 45 फीमेल है, 45 में से 23 फीमेल नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन कितनी है? 45 में से 23 घटाओगे 22, तो 22 फीमेल वेजिटेरियन है। तो रेशियो आ जाता है इस सवाल का फिर 22:23। कल्पना कह रहे हैं 27 कैसे? कल्पना बेटा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली इफ यू डोंट गेट ए पॉइंट। सवाल में दे रखा है 60% पुरुष मांसाहारी हैं, 60% का मतलब 3/5। अगर टोटल 45 पुरुष है, 45 मेल है, तो 45 का 60% निकालोगे 3/5 कितना आएगा? 27। तो 27 आदमी मांसाहारी हो गए ना, मेल नॉन वेजिटेरियन। कल्पना समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आया है। बहुत ही प्यारा सवाल था, उम्दा सवाल। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आक्रमण करेंगे। 32 नंबर, ही बताइएगा कौन करेगा। सर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? अमित, आई एम प्योर वेजिटेरियन। ब्रजेश करें हाफ कैसो? ब्रजेश मेरे प्यारे भाई, पार्टी में विवाहित लोग बुलाए गए। विवाहित लोगों का मतलब है कि हर 2 लोगों में एक मेल है एक फीमेल है, यानी कि 1/2 का रेशियो चल रहा है मेल फीमेल में। वर्षा जब सक्सेसिव हो रहा है तो लेंगे न, वरना नहीं लेंगे। ये देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 56.25% मोर देन दैट ऑफ टाउन ए। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 56.25% ज्यादा है। अगले 2 सालों में ए की जो जनसंख्या है हर साल X% से बढ़ती है, और बी की जनसंख्या सेम उतने ही परसेंटेज से घटती है। 2 सालों के बाद ए और बी की पॉपुलेशन बराबर हो जाती है, तो आपसे पूछा एक्स का मान कितना होगा। नेहा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बेटा, लड़कियां लड़कियां तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सवाल देखती नहीं है, केवल सॉल्यूशन देखती हैं। ये जो छोटी छोटी 2 कौड़ी की चीजें आप पूछ रहे हो, अगर आप एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरी बात को सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग? 2 शहर है, टाउन ए और टाउन बी। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि टाउन बी की जो पॉपुलेशन है वो टाउन ए की पॉपुलेशन में, बहुत बढ़िया सवाल है, 56.25% ज्यादा है। तो 56.25% होता कितना है? 50% 1/2, 6.25% 1/16, यानी कि आ जाएगा 9/16। यानी कि मेरे दोस्तों टाउन बी की पॉपुलेशन टाउन ए से 9/16 ज्यादा है। टाउन ए की पॉपुलेशन अगर 16 है तो टाउन बी की पॉपुलेशन 9 ज्यादा है, यानी कि 25। टाउन ए की 16 है तो टाउन बी की 25 है। अब हुआ क्या? हुआ यह कि टाउन ए की पॉपुलेशन हर साल X% बढ़ती है और टाउन बी की पॉपुलेशन सेम परसेंटेज से घटती है। 2 साल के बाद पॉपुलेशन सेम हो जाती है, दैट मीन सक्सेसिव चेंज हो रहा है। एक्स का मान आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। भाई मैंने मान लिया कि माना X% की फ्रैक्शन वैल्यू के है। जैसे हम लोग कहते हैं ना 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। एग्जाम्पल के लिए भाई, जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो इसी प्रकार से मैंने मान लिया कि X% की फ्रैक्शन वैल्यू के है। अब जैसे किसी संख्या को 20% बढ़ाओ, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, या 1/5 बढ़ाओ, तो कितने गुना हो जाएगी संख्या? संख्या 1 + 1/5 गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। तो अगर आप किसी संख्या को X% बढ़ाओगे तो 1 + k टाइम्स हो जाएगी। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों? टाउन ए की पॉपुलेशन X% से घटती बढ़ती है और टाउन बी की पॉपुलेशन X% से घटती है। X% की फ्रैक्शन वैल्यू के है, तो टाउन ए की पॉपुलेशन अगर के बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 1 + k टाइम्स हो जाएगी। तो 2 साल बाद टाउन ए की पॉपुलेशन क्या होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। बहुत बढ़िया सवाल है। सेम इसी तरीके से टाउन बी की पॉपुलेशन X% से घटती है, X% का मतलब के से घटती है, तो बेटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 - k। तो 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 1 - k का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे में दिस शुड बी इक्वल, ये सेम होना चाहिए 2 साल बाद। अगर 2 साल है तो पावर 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, 3 साल है पावर 3, 4 साल है पावर 4। तो टाउन ए की पॉपुलेशन हर साल X% बढ़ती है, टाउन बी की है सेम परसेंटेज से घटती है। 2 साल बाद पॉपुलेशन सेम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 होगा, हमने सेम कर दिया। अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भी दोनों तरफ से, तो 4 × 1 + k बराबर
5 × 1 - के, बहुत अच्छा सवाल है और कम से कम लिख के मैं आपको सोल्यूशन इसका दूंगा। इसे -5 के आएगा, यहाँ से 4 के आएगा तो ये 9 के हो जाएगा और बराबर 5 - 4 1। तो के की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 1/9। के का मान 1/9 आ गया। आप बोलोगे जी सर अगर के का मान 1/9 आया है तो एक्स कितना है मेरे प्यारे, आपसे एक्स का मान पूछा है। एक्स परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 आई है, यानी कि एक्स कितना होगा 11.11। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, तो एक्स का जो मान होगा वो 11.11 होगा। ठीक है भाई। तो मैंने बार बार एक्स परसेंटेज लिख के जो है डाटा अपना जो है ना पेन खराब किया ना अपना समय खराब किया। ठीक है, तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। 11.11% फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/9। सरल सवाल है, आपको मजा आया होगा इस सवाल करके। एक और प्रश्न करने की कोशिश करिएगा जी इस टाइप का। सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, 33 नंबर करेंगे। बनाइए। 0.25% एक बार बता दें, 56.25% को लेकर 50% प्लस 6.25%। अजय 50% 1/2, 6.25% 1/16। देखिए आपके सामने दोस्तों जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये 2020 के मेंस का पूछा हुआ है। बताओ, एक एग्जाम में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किए और ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम। डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किए। डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने परसेंट ज्यादा हैं? तो भाई यहां पे 4 बंदे हैं, ए बी सी और डी। आपको रिलेशन बताना है डी और ए के बीच में। सामने दे रखा है बी ने ए से 20% ज्यादा नंबर लिए हैं और ए ने सी से 10% कम नंबर लिए हैं। ओके, देखिए मेरे प्यारे भाई, आप बी ने, देखिए बेस को पकड़ के रखना, बी ने ए से ज्यादा है और ए ने सी से ज्यादा है। तो भैया मैंने मान लिया कि सपोज सी के 100 नंबर है। अगर मैंने सी के 100 नंबर मान लिए तो ए के जो मार्क्स है सी से 10% कम है, तो ए के मार्क्स कितने होंगे 90। ए के जो मार्क्स है वो सी से 10% कम है। अगर सी के मार्क्स 100 है तो ए के मार्क्स कितने 90 है। बी ने ए से 20% ज्यादा नंबर लिए तो बी के कितने होंगे भाई, 90 का 20% 18 होता है, तो बी के मार्क्स कितने होंगे 108। बी के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, ए से 20% ज्यादा 108। अब डी के जो नंबर है वो सी से 20% ज्यादा है। अगर सी के 100 हैं तो डी के कितने हैं 120। आप बोलोगे जी सर ये आपको बात समझ में आ गई। पूछा डी के प्राप्तांक ए से कितने ज्यादा है, तो ए के तो 90 है, डी के 120 है, कितना ज्यादा है 30/90 ज्यादा है, यानी कि 1/3। हालांकि यहाँ पे बी की कोई जरूरत थी नहीं क्योंकि आपसे बी के बारे में पूछा ही नहीं गया, आप बिना बी के कर सकते थे सवाल। भाई डी के मार्क्स ए से कितने ज्यादा है 1/3 ज्यादा है, 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर है। हार्डली 10 सेकंड में सवाल आप सॉल्व कर सकते थे और ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि पेपर में बहुत कठिन आना, पेपर में यही लेवल रहेगा। आगे चलिएगा जरा, अगले प्रश्न की तरफ हम आक्रमण करेंगे। सवाल है जी 34 नंबर, ही बताइएगा। एक 140 सवालों वाले के एग्जाम में एक स्टूडेंट ने 80 सवाल में से 70% सही कर लिए। तो आपसे पूछा परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए उसे बाकी सवालों में से कितने परसेंट प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। करिए। आप इसको वैसे भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, डेविएशन से भी कर सकते हो, जैसे आपको पसंद आए। 140 सवालों का एक एग्जाम है, एक स्टूडेंट ने 80 में से 70% ठीक कर दिए। 80 उसने अटेम्प्ट करें तो 80 का 70%, 56 तो उसके सही हो गए। आप बोलोगे जी सर उसे नंबर 80 60% लाने हैं। 60% लाने के लिए 140 का 60%, 84 ठीक करने होंगे। 84, 140 का क्वेश्चन का पेपर है तो 60% नंबर लाने तो 84 सही करने होंगे। अभी तक उसने 56 ही सही किए हैं, तो उसे 28 क्वेश्चन और सही करने मेरे दोस्तों। कितने में से 140 में से 80 तो पहले ही अटेम्प्ट कर लिए, तो बचे कितने 60 सवाल। तो बचे 60 सवालों में से उसे 28 क्वेश्चन सही करने होंगे। ये आ जाएगा कि नहीं डायरेक्ट, बोलो ना। क्लियर है, यानी कि मेरे दोस्तों 4 से चला जाएगा 7/15। 1/15 6 सही, 2/3%, 7/15 46 (2/3%) ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चे।
आप इस सवाल को मेरे दोस्तों डेविएशन से भी कर सकते हैं। डेविएशन से कैसे करेंगे, एग्जांपल के लिए समझो कि जैसे 140 सवालों का पेपर है, 80 सवालों में से उसने कितने सही कर दिए, 70%, तो बाकी कितने सवाल बचे, 60। 60 सवालों में से कितने परसेंट सही करे कि ओवरऑल 60% मार्क्स आए, ओवरऑल 60% आए। तो क्वेश्चन का जो रेशियो मेरे दोस्तों डेविएशन नहीं हो गया अभी, क्वेश्चन का रेशियो 4:3 के रेशियो में, पर इसमें से 70% से इसमें कितने परसेंट करने चाहिए कि ओवरऑल 60% आए। तो अगर ओवरऑल 60% है तो 60 ये भी होगा, 60 ये भी होगा अभी मेरे दोस्तों। लेकिन यहाँ 10% एक्स्ट्रा हो रहा है, 10%, तो 10 चौक 40 जो एक्स्ट्रा हो रहा है मेरे प्यारे, वो यहाँ कम कर देंगे 40/3। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 13 से 1/3 घटाओगे, 46/2/3%। लैंग्वेज अगर ढंग से पढ़ो तो कोई भी सवाल आसानी से किया जा सकता है। अगला प्रश्न बताएंगे, सवाल आपके सामने आएगा भैया जी, 35 नंबर की तरफ ही बताओ। कौन करेगा, हो जाएगा विकास। A crate of fruit contains one spoiled fruit for every 25 fruit. 60% of the spoiled fruit were sold. If the seller had sold 48 spoiled fruits, then the number of fruits in the crate were. सक्सेसिव क्वेश्चन है, कोई भी विद्यार्थी इसको कर सकता है। फलों के एक टोकरे में से हर 25 फल में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% बेच दिया। यदि टोटल 48 फल बेचे हैं तो आपसे पूछा है टोकरी में फलों की संख्या कितनी है। तो भाई जैसे मैंने मान लिया कि टोटल 25 फल थे, तो 25 में से खराब कितना है, एक, और बेचा कितना है, खराब का 60%, एक का 60%, यानी कि 0.6 फल बेचे और 0.6 खराब फल बेचे। खराब फल बेचे कितने, 48, तो 0.6 की वैल्यू 48 है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 80। अगर एक की वैल्यू 80 आ गई तो फलों की संख्या कितनी है, 25, तो 25 की वैल्यू भी 25 गुणा 80 यानी कि 2000 फल आ जाएंगे। सरल सी बात थी मेरे दोस्तों। आगे की तरफ चलेंगे, सवाल है आपके सामने 36 नंबर, ये बताइएगा। भाई एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब हैं, जिसमें से 10% सेब सड़े हुए पाए गए। वह अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है और अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब बच जाते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो मेरे दोस्तों ये दिस इज ए सक्सेसिव क्वेश्चन। एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं, सेब में से 10% सड़ गए। 10% का मतलब 1/10, 10 सेब थे तो उसमें से एक सड़ गया, बचे कितने, 9। अब ये जो बचे सेब हैं अच्छे वाले सेब हैं, अच्छे सेबों का 85%, 85% का मतलब 17/20, बचे सेबों का, अच्छे सेबों का 17/20 बेच दिया, तो बचे कितने मेरे दोस्तों, 20 से 3। और जबकि बचे कितने, 405, यानी कि शुरुआत में अगर 200 सेब थे तो अब कितने होंगे, 27। बात समझ में आई। भाई एक दुकानदार के पास कुछ सेब है, इसमें से 10% सड़ गए, 10% मतलब 1/10, अच्छे सेबों में से 85% बेच देता और अब भी उसके पास 405 अच्छे सेब बच गए। तो 10% 1/10, 10 सेब थे तो 10 में से एक सड़ गया, अच्छे कितने, 9। फिर मेरे दोस्तों जो रिमेनिंग है अच्छे सेब, उसमें से 85% बेच दिए, 17/20, तो बचा कितना, 20 से फिर 3। सक्सेसिव लगाएंगे तो 200 से 27, यानी कि इनिशियल अगर उसके पास 200 सेब थे तो अब उसके पास 27 बचे हैं, जबकि अब उसके पास सेब बचे कितने, 405।
तो 27 किलो 405 है, कितने गुना? 27 एकम 27 तेरे 27 पंजे 135। 200 की वैल्यू भी 15 गुना हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 3000। 3000 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। आगे चलेंगे जी अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 37 नंबर, ये बताइएगा। कौन बच्चा ऐसा है जो इस सवाल करेगा? इसकी लैंग्वेज जिस बच्चे ने पकड़ ली उसकी नौकरी कंफर्म। मई में जॉन ने उतने ही मात्रा में चावल और गेहूं खरीदा जितना उसने अप्रैल में खरीदा था। मई में जॉन बॉट दी सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ व्हीट एज ही बॉट इन अप्रैल। ठीक है, बट स्पेंड ₹150 मोर ड्यू टू प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस एंड व्हीट बाई 20% एंड 12% रेस्पेक्टिवली। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये राइस है, व्हीट है। जितना चावल मेरे दोस्तों अप्रैल में खरीदा था जॉन ने, उतना ही मई में भी खरीदा है। तो क्वांटिटी सेम खरीदी है, लेकिन चावल का जो प्राइस है 20% बढ़ गया, गेहूं का प्राइस 12% बढ़ गया, इससे उसे ₹150 अधिक खर्च करने पड़े। यदि जॉन ने अप्रैल में चावल पर ₹450 खर्च की थी अप्रैल में, तो आपसे पूछा उसने मई में गेहूं पर कितना खर्च किया है। उसने मई में गेहूं पर कितना खर्च किया है आपसे पूछा है। करो, जवाब दीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। भाई, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों राइस है, व्हीट है। यहां मैं लिख रहा हूं अप्रैल की कहानी। बहुत ही 1 सेकंड का सवाल है। यहां मैं लिख रहा हूं मई की कहानी। प्यार से समझने की कोशिश करेगा। जितना गेहूं और चावल उसने अप्रैल में खरीदा उतना ही मई में खरीदा है, लेकिन चावल का प्राइस 20% बढ़ गया, गेहूं का 12%। इससे उसका टोटल खर्चा बढ़ गया ₹150। यदि जॉन ने अप्रैल में चावल पे ₹450 खर्च करे, चावल पे अप्रैल में ₹450 खर्च करे हैं, तो मेरे दोस्तों ₹450 अप्रैल में खर्च करे हैं, और मेरे प्यारे भाई चावल का खर्चा बढ़ा कितना है? 20% मेरे दोस्तों। अप्रैल में चावल पे ₹450 खर्च करे हैं, अब चावल का प्राइस 20% बढ़ गया, तो 450 का 20%, तो मई में ₹90 ज्यादा खर्च करे मेरे प्यारे भाई। मई में अभी अप्रैल की तुलना में मई में ₹90 ज्यादा खर्च हुए, जबकि टोटल ₹150 ज्यादा खर्च हुए हैं। इसका मतलब उसने गेहूं पर मई महीने में अप्रैल से ₹60 ज्यादा खर्च किए होंगे मेरे प्यारे भाई। ₹60 आप बोलोगे जी सर, बात समझ में आ गई। भाई राइस पे अगर ₹90 ज्यादा खर्च हुए अप्रैल में, अप्रैल की तुलना में मई में, तो गेहूं पर ₹60 ज्यादा खर्च होंगे। 90-60 तभी तो 150 आएगा। जबकि मेरे प्यारे भाई गेहूं पे कितना खर्चा बढ़ा है? 12%। गेहूं का प्राइस कितना बढ़ा है? 12%। तो 12% की वैल्यू 60 है। आपसे पूछा मई के महीने में गेहूं पर खर्च, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर अप्रैल में गेहूं पे खर्च 100% था, तो मई में कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर। 12% की वैल्यू 60 है, 5 गुना है, तो 112% की वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी, 560। तो मई में जो गेहूं पे खर्च है वो 560 है। हालांकि आप डायरेक्ट 112 का मल्टीपल है ना, 16 और 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। भाई अप्रैल में अगर गेहूं पे 100% था तो अब कितना होगा? 112%। 112% के लिए पूछिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे 5 गुना, ₹560। सरल सवाल, एक आसान सवाल। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा 38 नंबर। तीन चार बार लैंग्वेज पढ़ेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जी सवाल क्या है। एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम 25 किलोग्राम राइस एंड 9 किलोग्राम व्हीट। हर महीने एक आदमी 25 किलोग्राम चावल और 9 किलो गेहूं खाता है, हर महीने। बोला 90 कैसे बेटा? ₹450 का 20% 90। यार सवाल क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? सॉल्यूशन में घुसे रहते हो, सवाल पढ़ो। हैं? जॉन ने अप्रैल में चावल पर कितना खर्चा किया? 450। अप्रैल में 450 खर्चा किया है, और मई तक आते आते कीमत 20% बढ़ गई चावल की, तो 450 का 20% 90 है। तो अप्रैल से मई तक आने में खर्चा कितना बढ़ा? चावल पे 90 है। टोटल ₹150 खर्चा बढ़ा है। तो गेहूं पे कितना खर्चा बढ़ा? ₹60, क्योंकि गेहूं पे खर्चा बढ़ा 12%, तो 12% के लिए 60 है। प्रत्येक महीने एक आदमी 25 किलोग्राम चावल और 9 किलो गेहूं खाता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, और वह चावल और गेहूं पर हर महीने ₹350 खर्च करता है। गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है, तब वह चावल की खपत को कितने परसेंट कम करे जिससे कि ₹350 ही खर्च हो, जबकि चावल का मूल्य और गेहूं की खपत स्थिर है। देखिए दो चीज समझिए मेरे प्यारे भाई, ये है चावल, ये है गेहूं। ये है चावल मेरे दोस्तों, ये है गेहूं।
अब ध्यान समझिएगा, एक आदमी है मेरे दोस्तों जो 25 किलो चावल खाता है महीने में और 9 किलो गेहूं। 25 किलो चावल खा रहा है मेरे दोस्तों और 9 किलो गेहूं खा रहा है एक महीने में। अब हुआ क्या, चावल की जो कीमत है गेहूं की कीमत का 20% है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि गेहूं की कीमत अगर 5 है तो चावल की जो कीमत है मेरे दोस्तों वो 1 है। मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, प्राइस की, ठीक है ना। चावल का जो प्राइस है वो गेहूं के प्राइस का 20% है। गेहूं का प्राइस अगर 5 यूनिट है तो चावल का 1 यूनिट है। 1 यूनिट पर केजी, 5 यूनिट पर केजी। वो चावल और गेहूं पर हर महीने 350 रुपए खर्च करता है। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है। अब गेहूं की कीमत 5 नहीं रहती, अब गेहूं की कीमत 5 से 20% बढ़ के अब गेहूं की कीमत हो जाती है 6। गेहूं की कीमत 6 बढ़ जाती है मेरे दोस्तों 20%। तो चावल की खपत को कितने परसेंट कम करे मेरे दोस्तों, जिससे कि सेम 350 रुपए ही खर्च हो। सवाल में दे रखा है कि चावल का जो प्राइस है और गेहूं की जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट है। लैंग्वेज की बैंकिंग का सवाल है, लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है, ध्यान से सुनिएगा। चावल खा रहे एक आदमी 25 किलो, गेहूं खा रहा है 9 किलो। चावल का प्राइस है 1 रुपए पर केजी, गेहूं का प्राइस है 5 रुपए पर केजी। गेहूं की कीमत कितनी बढ़ गई मेरे दोस्तों, 20% बढ़ गई 6 रुपए। अब बताओ अगर गेहूं की कीमत 6 रुपए हो गई है तो गेहूं की कीमत बढ़ी कितनी है, 1 रुपए। अगर गेहूं आप 9 किलो खा रहे हो मेरे दोस्तों तो गेहूं पे खर्चा कितना बढ़ जाएगा, 9 रुपए बढ़ जाएगा कि नहीं। भाई थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका, प्यार से समझिए। गेहूं का प्राइस 5 रुपए से बढ़ के 6 रुपए होगा, गेहूं का प्राइस बढ़ गया 1 रुपए पर केजी। गेहूं आप खा रहे हो 9 किलो मेरे दोस्तों, तो गेहूं पे खर्चा कितना बढ़ जाएगा, 9 रुपए। अगर गेहूं पे 9 रुपए खर्चा बढ़ गया, आपको खर्चा सेम रखना है। पहले भी 350 खरीद रहे थे, अब भी 350, खर्चा सेम रखना है। तो अगर गेहूं पे खर्चा 9 रुपए बढ़ गया तो चावल पे खर्चा आपको 9 रुपए कम करना होगा। अगर गेहूं पे आपका खर्चा 9 रुपए बढ़ गया तो चावल पे आपको खर्चा 9 रुपए करना होगा। चावल मेरे दोस्तों आप 25 किलो खाते थे, चावल की कीमत 1 रुपए है, तो चावल का खर्चा है मेरे प्यारे भाई 25 रुपए का। तो 25 रुपए पे मेरे प्यारे भाई आपको 9 रुपए का जो है खर्चा कम करना होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि चावल पे जो है कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना होगा, 36%। 1/25 4%, 9/25 36%। 36% इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन। गेहूं पे खर्चा का 9 रुपए बढ़ रहा है तो चावल का खर्चा 9 रुपए कम करना होगा। 9 रुपए मतलब चावल का कंजम्पशन 9 किलो कम करना होगा। 1 किलो चावल 1 रुपए का है, तो 25 किलो चावल में से 9 किलो चावल का कंजम्पशन कम करोगे, यानी कि 36%। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा 39। 2 क्वेश्चन और करेंगे भाई, ये मेरा फेवरेट सवाल है इस शीट का। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत अच्छी लैंग्वेज बनाई है, नहीं आया तो आप लैंग्वेज पढ़ो 15-20 बार। महेश गेहूं की कीमत 5 से 6 रुपए हो जाती है। गेहूं आप 9 किलो खा रहे हो तो कितना खर्चा बढ़ गया गेहूं पे, 9 रुपए। प्रदीप 1/25 4%, 9/25 36%। पढ़ लिया करो कभी। जॉन गेट 57 रुपए पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क एंड 114 रुपए पर आवर फॉर ओवर टाइम वर्क। जॉन को रेगुलर वर्क के लिए 57 रुपए पर घंटे मिलते हैं, पर ओवर टाइम के लिए 114 रुपए पर घंटे। भाई ओवर टाइम जो आदमी काम करता है तो ओवर टाइम में उसको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। ही वर्क्स ऑल टुगेदर 172 आवर्स, उसने टोटल 172 घंटे काम किया है। एंड इज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आवर्स, और ओवर टाइम आवर्स से जो इसकी इनकम है उसकी रेगुलर आवर की इनकम का नियमित घंटों की आय का 15% है। तो आपसे पूछा उसने कितने घंटे ओवर टाइम किया। देखिए जॉन टोटल 172 घंटे काम करता है, जिसमें कुछ वो रेगुलर वर्क कर रहा है मेरे दोस्तों, कुछ वो ओवर टाइम वर्क कर रहा है। ध्यान सुनेगा, ठीक है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है। टोटल इनकम। अब मेरे प्यारे भाई मेरे ना लैंग्वेज को ढंग से पढ़िएगा। सवाल में दे रखा है कि जॉन को पर आवर रेगुलर वर्क के लिए 57 रुपए मिलते हैं, जबकि ओवर टाइम के लिए 114 रुपए मिलते हैं। उसने टोटल 172 घंटे काम किया, और ओवर टाइम घंटों से काम करके जो उसकी इनकम हुई है वो उसकी रेगुलर इनकम का 15% है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि रेगुलर वर्क से अगर 20 रुपए कमाए तो ओवर टाइम से 3 रुपए कमाए हैं। ये टोटल इनकम का रेशियो है। जबकि पर आवर इनकम का क्या रेशियो है भाई, पर आवर इनकम का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों, जवाब दो। आप ये बताओ, रेगुलर वर्क से अगर उसको 57 रुपए मिल रहे हैं और ओवर टाइम से 114 रुपए मिल रहे हैं पर घंटे, तो किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। पर घंटे रेगुलर काम करके और ओवर टाइम करके किस रेशियो में पैसा कमा रहा है, 1:2 के रेशियो में। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए टाइम का रेशियो, आवर्स का रेशियो चाहिए उसे आपको, कि उसने रेगुलर आवर्स कितने काम किया, ओवर टाइम आवर्स कितने काम किया। तो कैसे आएगा, डिवाइड करके।
टोटल इनकम को पर आवर की इनकम से डिवाइड कर दोगे, आवर्स आ जाएंगे। जैसे सपोज आपको 1 घंटे के 10 रुपए मिलते हैं 1 घंटे के, और आपने 120 रुपए कमाए, तो आपने कितने घंटे काम किया है? 120/10 यानी कि 12 घंटे काम किया है। हर कोई जानता है। आपको 1 घंटे के सपोज 10 रुपए मिलते हैं और आपने 120 रुपए कमाए, तो आपने कितना काम किया? 120/10, 12 घंटे। टोटल इनकम को 1 घंटे की इनकम से डिवाइड करा। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने का डायरेक्ट शॉर्टकट है 20 दूनी 40, 3 एकम 3, 40/3। यानी कि मेरे दोस्तों, ये जॉन ने जो रेगुलर आवर्स और ओवर टाइम आवर्स लगाए, उनका रेशियो 40/3 है। तो टोटल कितना हुआ? 40 और 3, 43। तो टोटल उसने 43 यूनिट काम किया है, मिला के 43 की वैल्यू सवाल में 172 घंटे दी है, 4 गुना। तो ओवर टाइम कितने घंटे काम किया? 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगी, 12 घंटे। और इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए। तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, और बाकी हम कल करेंगे